ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में फिलहाल हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। जब भी किसी सॉल्वेंट में सॉलिड मिलाया जाता है तो उसका जो वेपर प्रेशर है उसमें रिलेटिवली लोअरिंग हो जाती है, यानी कम आ जाता है। तो ये हमने पढ़ा। और RLVP के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे, है ना। सबसे बढ़िया यूज इसका अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालना, पोस्ट वर्ड वॉकर मेथड भी हमने समझा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, BP। देखो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर हमारा क्या क्या बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है ना। कोई भी वोलेटाइल लिक्विड कब उबल जाता है? जब क्या हो जाता है? सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है वो पॉइंट समझ में आता ही है हमें, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? BP। BP होता है द टेम्परेचर, ये बात हमें पता है। द टेम्परेचर एट विच क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है तो उस समय वो सॉल्यूशन उबल जाता है, यानी कि वो टेम्परेचर उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। अब एक्चुअल में जो सिनारियो वो क्या होता है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ आएंगे? वेपर फेज में आएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस समय पूरा का पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो बॉयल कर जाता है, उबलने लगता है। ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि जब तक हमारे बॉइलिंग पॉइंट तक हम नहीं पहुंचते तब तक हमारा वेपर प्रेशर इतना नहीं होता कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डोमिनेट कर जाए। अभी तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है, उसको उबलने से रोक रहा होता है। लेकिन जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो हमारा जो वोलेटाइल लिक्विड है वो उबलने लगता है। ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन किस तरह से होता है इसको एक ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ से आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो जाता है। जैसे मान लो ये हमने लिया वाई एक्सिस और ये लिया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे तो ले रहे हैं हम प्रेशर, क्या ले रहे हैं? प्रेशर P, वेपर प्रेशर। वाई एक्सिस पे ले रहे हैं वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ मिलेगा? इस तरह से। वेपर प्रेशर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब ये ग्राफ तो है मान लो सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए ग्राफ है? सॉल्वेंट जो कि प्योर है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिलाया ही नहीं, उसका ग्राफ है। लेकिन जैसे ही नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या होगा? अभी देखो मान लीजिए कोई टेम्परेचर ये है कोई TB
टेम्परेचर, ये कोई बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है टीबी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो प्रेशर है वो कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये 1 atm प्रेशर है, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, टीबी बोलेंगे। अब देखो, जैसे ही हमने सॉल्वेंट पे, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट इंसर्ट किया, मिलाया, तो क्या होगा, जो भी हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने पढ़ा। तो सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है वो कम होने लगेगा। तो अब हमारा जो वेपर प्रेशर है वो देखो ऐसे आएगा, क्या इसका ग्राफ अब ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम, सारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ग्रेजुअली लोअर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूट जब मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब देखो, अब उबालना है हमें, तो अब उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही करना पड़ेगा, तभी तो उबलेगा। अब उबालना है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करेंगे, तो इस केस में यहां पे जाके क्या हो रहा है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। तो आप देख रहे हो, पहले कोई टेम्परेचर टीबी पे ये बॉईल कर रहा था, लेकिन अब कोई टेम्परेचर टीबी डैश हमारा हो जाएगा, इस पे बॉईल करेगा, ये कोई टीबी डैश हो गया, इस पे बॉईल कर रहा है, यानी कि अब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी को ही, जो ये इंक्रीमेंट हुआ है, इसी को बोलते हैं डेल्टा टीबी, और यही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ, कितना एलिवेशन हुआ, यही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई? तो ये बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट हुआ, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ से समझ पा रहे हो कि किस प्रकार हमें टेम्परेचर अब थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। पहले मान लो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता, लेकिन अब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे यूरिया वगैरह मिला दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उस वेपर प्रेशर को बराबर करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, और इसी को ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? पहले 100 डिग्री पे पानी अगर उबल रहा है तो हो सकता है 101 पे उबलने लगेगा, 102 पे उबलेगा। ठीक है, तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute is added into solvent, then its vapor pressure lowers या decreases, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो टू इंक्रीज वेपर प्रेशर फॉर बॉइलिंग एक्स्ट्रा टेम्परेचर, एक्स्ट्रा हीट और टेम्परेचर is required. This is called elevation and boiling point. This is called, this increment is called elevation in boiling point. This increment is called elevation in boiling point. समझ में आई बात? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। समझ में आई बात? जुड़ा हुआ किससे है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ है। अब ये तो है थ्योरेटिकल आइडिया कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है ये किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट, वही क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है,
तो कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल उसी पे डिपेंड करेगा। अगर सॉलिड पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा, कम है तो कम एलिवेशन होगा, है ना। तो अब डेल्टा जो टीबी है, इसको अगर फॉर्मूले में डेवलप किया जाए तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है। जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आती है, ये डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी, देखो डेल्टा टीबी को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। डेल्टा टीबी यहां पर देखने को क्या मिलता है कि ये प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के होगा, होगा ना। और ये और किसका फंक्शन होगा? ये हमारे सॉल्यूशन के अमाउंट पे भी होगा। सॉल्यूशन के अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा ना? नहीं, क्योंकि अगर कम सॉल्यूशन है, कम सॉल्यूशन है तो उसको उबालना है, ज्यादा सॉल्यूशन उसको उबालना है, तो यहां पर क्या होगा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने सॉल्यूशन में है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन हाउ मच, या फिर इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा और सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंड करेगा करेगा अब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए और सॉल्वेंट की अमाउंट आ जाए? वो कौन सी आती है? और ऐसी क्वांटिटी जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड ना करे, तो कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म थी ऐसी? मोलैलिटी। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टीबी जो होता है वो सॉल्यूट की मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोलैलिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उसके मोल से आ गए, क्योंकि मोल जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंडिकेट कर रहा होता है। ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हो गए, नीचे क्या आता है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है ना। तो यहाँ पर आप सॉल्वेंट की अमाउंट केजी में ले रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा। अगर वॉल्यूम लेते मोलैरिटी लेते तो मोलैरिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे मोलैलिटी को लेना क्या है, एक सेफ एक डिसीजन रहता है। तो ये जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी, ये प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी को अपन लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, या फिर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, है ना। बस इतना सही फॉर्मूला होता है इसका। डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये आ जाता है के बी टाइम्स एम। ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? यहां पे केबी को देखो क्या बोलते हैं, केबी कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन केबी का जो नाम है वो बड़ा विचित्र नाम है, लेकिन किस तरह से इसको नाम दिया गया है ये भी समझिए। अगर मान लीजिए m इक्वल टू 1 होता, 1 मोलर, अगर 1 मोलर सॉल्यूशन हो तो उसके लिए डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा? क्या केबी के बराबर नहीं होगा? है ना। तो केबी एक्चुअल में क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा वो कांस्टेंट है ना। ये सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। हर सॉल्यूशन पे अलग अलग, हर सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होगा। तो केबी का देखो नाम क्या होता है, केबी इज मोलर, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है? मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोला जाता है। यूनिट मोलर या 1 मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट बताओ।
के बी इक्वल टू क्या है, डेल्टा टी बी अपॉन में मोलैलिटी। ठीक है, तो डेल्टा टी बी का यूनिट क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों एक ही रिजल्ट देंगे क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी का जो यूनिट होने वाला है के बी इज इक्वल टू आने वाला है केल्विन पर मोल पर केजी। केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा क्योंकि नीचे मोलालिटी का क्या होता है, मोल पर केजी होता है यूनिट। या फिर सेम केल्विन की जगह डिग्री सेंटीग्रेड भी आप डायरेक्टली यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड केजी अपॉन मोल, है ना। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है तो केल्विन में स्केल में एंड डिग्री सेंटीग्रेड स्केल दोनों में जो चेंज है वो इक्वल रहता है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी होता है। जो ये बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन कांस्टेंट है, थर्मोडायनेमिकली भी इसको निकाला जाता है, इसको लिखा ना 1 मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और थर्मोडायनेमिक्स देखें हम इस पूरे प्रोसेस की, तो थर्मोडायनेमिकली थर्मोडायनेमिक देखो थर्मोडायनेमिकली केबी का जो फॉर्मूला आता है, केबी इक्वल टू आता है, केबी इक्वल टू आता है आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बराबर ये फॉर्मूला आता है आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 टाइम्स एल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। या फिर ये आता है आर टी बी स्क्वायर 1000 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, क्या, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। डिवाइडेड बाय क्या होता है, जो लेटेंट हीट होती है ना वो क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर पर यूनिट, ये पर मोल के लिए होती है। तो पर मोल यानी कि उसके मोलर मास के बराबर, क्योंकि लेटेंट हीट क्या होती है, m टाइम्स l होती है, मास इनटू लेटेंट हीट बराबर क्या होता है, हीट एक्सचेंज। और हीट एक्सचेंज पर मोल के लिए अगर हो तो वो क्या हो जाती है, एंथैल्पी हो जाती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन m, यानी कि मोलर मास ऑफ दैट सॉल्वेंट के बराबर कर देंगे, ये सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, टीबी हो गया बॉइलिंग पॉइंट, आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ पे मैं वैल्यू जरूर देता हूँ, आर तो हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे सारी चीजें क्योंकि एमकेएस में चलेगी तो 8.3 जूल पर मोल वाला यूनिट लेना है, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये हमारा आर हम यहाँ पे काम में ले लेंगे, और टीबी हो जाएंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और एल वेपराइजेशन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, और डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और स्मॉल m है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारे वैल्यूज हैं जो डेल्टा हमारे केबी के फॉर्मूले में है, आर टी बी स्क्वायर अपॉन में 1000 टाइम्स एल वेपोराइजेशन, या फिर आर टी बी स्क्वायर m अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ठीक है,
केबी तो देखो जनरली दे रखा होता है क्वेश्चन में, रेयरली कोई क्वेश्चन होगा जिसमें केबी भी हमें निकालना पड़ रहा हो, लेकिन केबी निकालने के लिए देखो उसको टीबी, लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में केबी आएगा। केबी का फिर यूज़ करते हुए कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है वो निकाल सकते हो, मोलैलिटी अगर गिवन हो तो। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी यूज़ जो अननोन सॉल्यूट होता है उसके मोलर मास के लिए ही किया जा सकता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन निकालना आसान काम है। भाई हमने मान लो पानी का बॉइलिंग पॉइंट पानी में मैं कोई अननोन सॉल्यूट मिल लाता हूँ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में अननोन जो सॉल्यूट का मोलर मास निकालने वाला हो जाएगा। नोट कर लिया। अच्छा पानी के लिए केबी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, पानी के लिए लेटेंट हीट वगैरह हमें पता होती है, वाटर के लिए। तो यहाँ पे फॉर वाटर केबी देख लेते हैं, फॉर वाटर केबी इक्वल टू आर टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आर टीवी स्क्वायर। आर की वैल्यू दोगे 8.3, 8.3, टीबी क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो 373 का स्क्वायर हो जाएगा, 1000 टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है पानी की बताओ। वो तो स्पेसिफिक हीट होती है, हाफ वो भी आइस की और स्टीम की होती है। लेटेंट हीट क्या होती है, एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या क्या वैल्यू थी, याद है क्या? एक तो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 540 है ना, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो 540 कैलोरी पर ग्राम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। 540 कैलोरी पर ग्राम वाली वैल्यू रखते हैं देखो। अब देखो कैलोरी पर ग्राम रखा है तो आर की वैल्यू 8.3 वाली क्यों रखें, आर की वैल्यू क्या रखेंगे फिर, कैलोरी वाली। कैलोरी में आर का वैल्यू कितना रहता है, 2, है ना। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने 540 कैलोरी पर ग्राम रख दिया। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 0.52 कैल्विन, किलो कैल्विन। ये आ जाएगा केबी की वैल्यू 0.52 आ जाती है पानी के लिए, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी कैल्विन पर केजी पर मोल। ठीक है, कैल्विन पर केजी पर मोल। ओके, पानी के लिए ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना,
इस फॉर्मूले में देखें तो आर का जो यूनिट है वो तो हो गया जूल इनटू कैलोरी इनटू, वैसे कुछ हो ना, आर का यूनिट तो हो गया कैलोरी पर मोल पर केल्विन हुआ, कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो गया, इसका केल्विन का स्क्वायर हो गया और इसका हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम। तो ये जो फॉर्मूला है केल्विन केजी पर मोल में आया है। चलो क्वेश्चन लेते हैं इस पे आगे। चलो क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये केल्विन केजी पर मोल ही लेना इसको भी एक बार। क्वेश्चन में देखते हैं क्या इसका यूनिट वगैरह चलता है। जैसे क्वेश्चन है डेटा, क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन, हमने जो सॉल्यूट है ये ऐड किया है 2.6 ग्राम, है ना, और सॉल्वेंट जो है वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, ये है 50 ग्राम, ठीक है। और जो डेल्टा टीबी है ये दे रखा है 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2.2 से बढ़ गया। तो जो मोलर मास है सॉल्यूट का वो क्या होगा, है ना, और के बी वाटर का दे रखा है 0.52 के आसपास लेना है। तो बताइए क्या आ जाएगा। के बी 0.52 कैल्विन केजी पर मोल, है ना। ये कैल्विन पर मोल, मोलल पर मोलैलिटी भी इसका यूनिट की तरह यूज कर सकते हो। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें हमें दे रखी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया, के बी इंटू मोलैलिटी। अब हमें मोलैलिटी पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी हो गया 2.2 अपॉन में के बी से आएगा ना, तो 2.2 डेल्टा टीबी है, उसमें के बी का डिवाइड कर देना, के बी हो गया 0.52। तो 2.2 में 0.52 का डिवाइड करेंगे तो लगभग 4 के आसपास चला जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा ना 2.2 का। तो ये आ जाएगा 4.3। मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 4.3 मोल पर केजी, ये मोलैलिटी आ गई। अब मोलैलिटी आने के बाद में हम नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है, क्योंकि मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोलैलिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट 2.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 50 अपॉन में 1000 कर देंगे। ये हो गया केजी में सॉल्वेंट का मास, ये हो जाएगा 4.3 के बराबर हो जाएगा ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स, 20 ऊपर जाएगा, 4.3 का डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो एम डब्ल्यू की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2.6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4.3। तो ये लगभग 12.1 ग्राम आ जाएगा, ग्राम पर, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
नेक्स्ट लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन वो वांट ऑफ फैक्टर जो है एक, उसके क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वांटिटी, जो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि कोई भी वॉलेटाइल हमारा लिक्विड है, अगर उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, कम हो जाता है डिप्रेशन का मतलब। और पहले तो अपन फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं क्या होता है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूट सॉलिड स्टेट जो होती है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट कब आएगा, जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा। जब हमारा क्या बनेगा, कोई भी सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में है, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। मतलब लिक्विड और सॉलिड की ट्रांजिशन फेज होती है, तब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जो टेम्परेचर होता है इसको बोलते हैं टीएफ। टीएफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट हो गया लिक्विड के लिए, और मेल्टिंग पॉइंट हो गया सॉलिड के लिए। इसको दोनों नाम से जाना जाता है। टीएफ क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और लिक्विड, इसको और क्या नाम देते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट फॉर सॉलिड, एमपी फॉर सॉलिड। ठीक है, इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर सॉलिड का होता है वही वेपर प्रेशर किसका हो जाता है, लिक्विड के बराबर हो जाता है ना। इस टेम्परेचर पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है सॉलिड और लिक्विड का, वो आपस में बराबर हो जाता है ना। तो एट फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसको इस टेम्परेचर पे बन जाता है। इसको इस तरह से एक ग्राफ से समझे, अगर देखो जैसे हम ग्राफ खींचते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। देखो ये ले लिया वेपर प्रेशर और ये ले लिया टेम्परेचर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें वो लिक्विड से किसमें बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, सॉलिड का भी क्या होता है, क्योंकि वॉलेटाइल है तो सॉलिड भी क्या करेगा, वेपर फॉर्म करेगा। जैसे बर्फ के आसपास आप धुआं निकलता देखते हो ना, तो बर्फ भी तो वेपर बनाती ही बनाती है। वेपर का बॉइलिंग से कोई रिलेशन नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वेपर बनाएंगे बनाएंगे, क्योंकि वो लेटाइल है। तो अब ये क्या चला गया, ये सॉल्वेंट है हमारा, ये प्योर सॉल्वेंट है। उस सॉल्वेंट के लिए ये तो लिक्विड स्टेट है और ये क्या है, सॉलिड स्टेट है। और ये जो टेम्परेचर है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको अपन टीएफ बोलते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है सॉलिड और लिक्विड दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो गया। हो गया। अब मान लीजिए इस सॉल्वेंट में हमने इम्प्योरिटी मिलाई, इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो यही जो ग्राफ है वो इस तरह से आ जाएगा।
जब अपन ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना, पूरा का पूरा नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो थोड़ा पीछे आ जाएगा, जिस पॉइंट पे हम क्या ले रहे हैं, मान लो ये टी एफ डैश हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी, वेपर प्रेशर लिक्विड का भी गिरेगा, सॉलिड का भी गिरेगा। तो अब दोनों का जो वेपर प्रेशर है इक्वल कब आएगा, थोड़े से कम टेम्परेचर पे आएगा। ग्राफ से आप इसको समझ सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है ये होता है हमारा डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ। ठीक है। इस ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से दिखाना हो तो ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई। सॉलिड के लिए जैसे अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, जो सॉलिड वाला पैटर्न है वो तो सेम रहा, लेकिन लिक्विड वाला पैटर्न हमने चेंज कर दिया, फिर आके वापस यहीं यहाँ पे आके वो सॉलिड वाले इस ग्राफ को ज्वाइन कर लेगा। समझ में आया बात इस बार? तो इस पॉइंट पे क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा। देखिए सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो उसकी इम्प्योरिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। ये ग्राफ मैं जो रेफरेंस बुक्स वगैरह है उसी के रेफरेंस से ले रहा हूँ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो सॉलिड का वेपर प्रेशर डिक्लाइन या कम होने का, जो टेम्परेचर के साथ कम होने का जो पैटर्न है, वो इम्प्योरिटी मिलाओगे तो भी वैसा ही रहने वाला है ना। लेकिन लिक्विड का डिपेंड करेगा, तो लिक्विड वाला पैटर्न यहाँ पे होगा, फिर वो सॉलिड को यहीं से कंटिन्यू वापस ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कमी हो रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो बाय एडिंग इम्प्योरिटी फ्रीजिंग पॉइंट, बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल solute in any volatile solvent, volatile liquid, freezing point decreases, freezing point decreases। इससे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, उसे देखते हैं। नोट कर लिया? फॉर्मूला देखो, जैसे डेल्टा टीबी का था, डेल्टा टीएफ भी किसके प्रोपोर्शनल होती है, मोलैलिटी के। तो डेल्टा टीएफ बराबर आ जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे के एफ हो जाता है वन मोलल, वन मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट।
यूनिट इसकी भी वही रहेगी, केल्विन केजी पर मोल। और इसके लिए भी जो फॉर्मूला बनता है डेल्टा के एफ के लिए, के एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 टाइम लेटेंट हीट ऑफ क्या आ जाएगा इस बार, फ्यूजन आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा एच फ्यूजन इनटू मोलर मास। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा के एफ का, थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला। पानी के लिए के एफ की जो वैल्यू होती है वो 1.86 होती है। फॉर वाटर के एफ इज इक्वल टू 1.86, क्वेश्चन में दे रखा होगा किलो केजी पर मोल, ये होती है। ठीक है, पानी के लिए के एफ की वैल्यू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं पानी के लिए। क्वेश्चन करें, देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी freezing point of water, freezing point of 500 gram water if 30 gram urea is added into it। KF दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, KF दे रखा होगा। पानी का नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वैसे क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन होता है ना। नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा अगर 500 ग्राम पानी में 30 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया जाए। आएगा क्या, कितना जाएगा, डेल्टा टी भी निकालना है पहले तो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी 1.86। मोलैलिटी यूरिया है, यूरिया कितना हो गया 30/60 मोल,
और पानी 500/1000। तो ये भी देखो 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो 1.86 केल्विन का ही डिप्रेशन आ जाएगा, आएगा ना। 1.86 केल्विन का डिप्रेशन आ जाएगा, यानी कि जो टी डेल्टा टी एफ देखो क्या होगा, डेल्टा टी एफ हो जाएगा हमारा टी माइनस टी एफ डैश। भाई ओरिजिनल टी एफ ज्यादा है, टी एफ क्या डैश क्या है, कम है। ये वैल्यू कितनी हो गई 1.86। तो टी एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी या तो 273.15 में से 1.86 घटा दो, या फिर टी एफ डैश डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो 0 माइनस से 1.86 घटा दो, तो माइनस का 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा या तो। और कैलविन में देख लो कितना आ गया, 15 में से 6 गया 9, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया, एक 271.29 केल्विन हो जाएगा। समझ में आया बात। तो इस तरह से ऐसे सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। अब पानी जो है माइनस के 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होएगा, अब वहां पर आइस बनेगी, ठीक है। आई बात समझ में। ठीक है, चलो अभी इसके लिए इतना ही।